दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पीआईबी न्यूज एनालिसिस को शुरू करते हैं तो यहाँ सबसे पहले आपको न्यूज जो दिख रही होगी कि प्रधानमंत्री मार्क्स 7 ईयर्स ऑफ पीएम जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना को लॉन्च किए हुए कितने साल हो गए दोस्तों? 7 साल हो गए हैं। यहाँ डेट आपको दिख रही होगी 28 अगस्त 2021। इसका मतलब हुआ कि 7 साल हो गए तो ये 2014 में लॉन्च की गई थी। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जहाँ पर वित्तीय समावेशन की बात आए वहाँ पर प्रधानमंत्री जनधन योजना को आप इस्तेमाल मेंस में भी कर सकते हैं। ये लॉन्च कब हुई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना? डेट भी याद रखिएगा, 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था और 7 साल पूरा हो गए हैं। इसके उद्देश्य अगर एक शब्द में आपका पूछा जाए तो वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को सुनिश्चित करने के लिए जनधन योजना को लॉन्च किया गया था। 7 सालों में ये पूरी तरीके से जनधन योजना सफल रही है। तो यहाँ पर भी आपको ये दिख रहा होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लाइफ ऑफ डिग्निटी एज वेल एज एम्पावरमेंट फॉर काउंटलेस इंडियंस। असंख्य भारतीयों के सशक्तिकरण के साथ साथ यह जो जनधन योजना रही है यह वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित की है और जीवन की गरिमा को सुनिश्चित की है। जीवन की गरिमा या अस्मिता को सुनिश्चित की है और साथ ही सुशासन के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल करिए। जनधन योजना के अंतर्गत जब खाता खुले तो इससे जो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का पैसा सब्सिडी के रूप में भेजा जाने में भी भारत सरकार को सुविधा हुई और जो भी अन्य वेलफेयर स्कीम चल रही थी उनका भी डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी या अन्य प्रकार की जो भी असिस्टेंस है वो सीधे बेनिफिशरीज के खातों में भेज दी गई। तो इस प्रकार यह जो जनधन अकाउंट है यह फाइनेंशियल इंक्लूजन को सुनिश्चित करता ही है, साथ में डिग्निटी ऑफ लाइफ व एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन, भारत के नागरिकों का सशक्तिकरण किया। साथ ही ये पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व को भी, ट्रांसपेरेंसी को भी सुनिश्चित किया है। तो इसका आप गवर्नेंस वाले भी सेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हो। फिर दूसरी जो हमने यहाँ न्यूज उठाई है, यहाँ ये मोदी जी के जो स्पीच दिए थे उससे उठाई। यहाँ एक आपके काम का है, ऑपरेशन देवी शक्ति। पूछ सकता है कि ऑपरेशन देवी शक्ति भारत सरकार के द्वारा कहाँ शुरू किया गया? तो ऑपरेशन देवी शक्ति भारत सरकार के द्वारा जो अब अफगानिस्तान में अभी आपने देखा कि वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ और तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता को अपने हाथों में लेना चाहा और कई प्रमुख स्थलों पर कब्जा कर लिया। तो इसी के एवज में भारत सरकार के द्वारा वहाँ जो भारतीय लोग फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए व भारत में सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति को शुरू किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन देवी शक्ति किस संदर्भ में शुरू किया गया? तो ये अफगानिस्तान से जो फंसे हुए भारत के लोग हैं उनको भारत लाया जा रहा ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत, ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत। अब अगली न्यूज इसमें जो काम की है वो आप इसमें देखिएगा। यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 12 मार्च 2021 को मेरा राशन ऐप लॉन्च किया गया। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि इतने कम समय में 15 लाख से ज़्यादा इसे गूगल पे स्टोर से डाउनलोड किया जा चुका है। मेरा राशन ऐप जो लॉन्च किया गया, यह वन नेशन वन राशन कार्ड के कॉन्सेप्ट के तहत
लॉन्च किया गया। मेरा राशन ऐप पूछ सकता है कब लॉन्च किया गया, तो 12 मार्च अभी जो बीता 2021 का, तो 12 मार्च 2021 को मेरा राशन ऐप लॉन्च किया गया और इतने कम समय में 15 लाख से ज़्यादा इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा चुका है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बना और इसे वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का है, इसके अंतर्गत जो भी बेनिफिशरीज लाभार्थी हैं, खासकर प्रवासी लाभार्थी, वो अधिकतम लाभ उठा पाएँ और उनको राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के अधिकतम लाभ में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उनको ईजिली राशन कार्ड मिलता रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए इसे लॉन्च किया गया। इसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया? मेरा राशन ऐप जो है यह किसके द्वारा डेवलप किया गया, विकसित किया गया? तो ये डिपार्टमेंट इन टेक्निकल एसोसिएशन विद सेंट्रल NIC यूनिट, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जो है NIC यूनिट जो केंद्र सरकार का है, और जो टेक्निकल एसोसिएशन इससे लिया गया, और जो डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वितरण और खाद्य प्रोग्राम इसका मंत्रालय है, उस मंत्रालय के द्वारा NIC की मदद से इसे विकसित किया गया है। तो ये आप इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। अब यहाँ क्वेश्चन फैक्चुअल की नॉलेज की अगर बात करें तो 12 भाषाओं में अवेलेबल है, जिनमें इंग्लिश और हिंदी तो है ही है। अन्य भाषाएं ये हैं उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उर्दू, गुजराती, मराठी और बांग्ला, इतनी भाषाओं में ये आपका अवेलेबल है, तो इसे आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तीसरी न्यूज़ थी। चौथी न्यूज़ पे आते हैं, और चौथी न्यूज़ ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लेकर के है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इस समय जो मंत्री हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इनके द्वारा एक स्वदेशी रूप से विकसित ICGS, इसको क्या बोलते हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, जिसका नाम है विग्रह। तो सीधे क्वेश्चन पूछेगा विग्रह क्या है, तो ये भारत का देशज रूप से विकसित इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, और यह जो भारत का मेक इन इंडिया या कहा जाए आत्मनिर्भर भारत पहल का एक प्रकार का एग्जाम्पल है, और इसे पब्लिक PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत इसे विकसित किया गया है। तो ये चेन्नई में 28 अगस्त 2021 को इसको कमीशन किया गया। कहाँ? चेन्नई। कब? 28 अगस्त 2021 को कमीशन INS विग्रह को किया गया। तो पूछ लेगा कि INS विग्रह है क्या। ये तीसरी न्यूज़ थी। चौथी न्यूज़ पे आते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काम की है, उस पर विचार करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका दोस्तों ई रूपी इसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ई रूपी है क्या? तो पहले जान लीजिए, एक प्रकार का एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट, यानी जो डिजिटल भुगतान होता है उसका एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, और यह QR कोड आधारित है, या इसी को आप कह लीजिए कि SMS स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर है। SMS स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर है। अभी आप इसको और लेमैन की भाषा में आपको समझाएंगे। तो ये जो ई रूपी है, अगर पूछा जाए क्या ये कॉन्टैक्टलेस है? यस। क्या ये कैशलेस है? यस। है क्या ये इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट है? QR कोड पर आधारित है, या एक प्रकार का QR कोड ही इसको मान लीजिए QR कोड है, या इसी को SMS स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर के नाम से जाना जाता, जिसके अंतर्गत जो मोबाइल के माध्यम से बेनिफिशरीज को ये डिलीवर किया जाएगा, और यह सीमलेस, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, सीमलेस है, सीमा रहित है, और ये वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म है।
इसके माध्यम से जो अब इसको अभी आपकी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप इसको ये समझिए, अभी तक जो सरकार कल्याणकारी योजना के अंतर्गत पैसा भेजती थी, मान लो कि सब्सिडी का गैस सिलेंडर के अंतर्गत सब्सिडी का आपको 100 रुपये दिया गया, तो उसमें सरकार नहीं देख पाती थी कि ये 100 रुपये आप अपने अकाउंट से निकाल लिए, जहाँ मन हुआ वहाँ आप इसको खर्चा कर सकते थे, या जो भी पेंशन का पैसा आया आप या राशन कार्ड गरीबों को जो भी, यानी उसका टारगेटेड जिस टारगेट के लिए दिया जाता था, ज़रूरी नहीं कि आप वहीं पैसा खर्चा करें। लेकिन ई-रुपये जब आपको एक प्रकार का वाउचर थमा दिया जाएगा, जिस प्रकार आप वोडाफोन का कूपन लेने गए तो वोडाफोन कूपन आप उसको खर्चेंगे और रिचार्ज करेंगे, एक एग्जांपल समझा रहे हैं, तो आप इसमें वोडाफोन सिम होगी तभी आप उसका चार्ज होगा। अगर अन्य एयरटेल या अन्य जियो इत्यादि में करने लगेंगे तो वो आपका क्या होगा, काम नहीं करेगा। सेम कंडीशन यही ई-रुपये जो कार्ड लॉन्च हुआ इसकी भी है कि जिस उद्देश्य के लिए आपको पैसा भेजा जाएगा, उसी दुकान पर जैसे आपको पैसा ये सब्सिडी वाला भेजा गया कि उर्वरक सब्सिडी के अंतर्गत यूरिया आप खरीद लीजिए, भारत सरकार ने पैसा किसानों को दिया, किसान भाई अब उसमें दारू पीने का मन हो गया, वहाँ ठेके पहुँच गए और वाउचर को वहाँ उसको दे रहे हैं कि इससे आप पैसा काट लीजिए, जैसे वो स्कैन करेगा काम ही नहीं करेगा। ये केवल उसमें जो उर्वरक की दुकानें हैं केवल उनके पास ही ये वाउचर जिस टारगेट उद्देश्य के लिए ये विकसित किया गया है, या जिस लाभार्थी को भारत सरकार देगी, और केवल उन्हीं अथराइज्ड जो भी जिसको अथराइज्ड किया जाएगा वहाँ पर ये अलाउ होगा, वहाँ पर ही ये काम करेगा। तो इससे जो इससे एक टारगेटेड जो एम है, उद्देश्य है सरकार का, वो भी प्राप्त किया जा सकेगा। अब ये शायद आपकी समझ में आ गया होगा। इसी को ई-रुपये बोला गया, और इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये डेवलप किया गया, यहाँ आपको दिख रहा होगा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसी को बोलते हैं NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ये डेवलप किया गया। और हेल्प ली गई है इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की, वित्त मंत्रालय का भी इसमें सहयोग लिया गया, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से भी हेल्प ली गई, और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इनसे भी हेल्प ली गई है। तो ये था आपका कौन सा ई-रुपये, ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ई-रुपये है क्या। अगला यहाँ पर एक काम की चीज़ और है कि इसको एरियाज के नाम से आप बोल लीजिए, ये आपसे पूछा जा सकता है एरियाज है क्या। तो इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, यानी एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ये एरियाज की फुल फॉर्म है। और इसका गठन 27 अगस्त 2014 को 27 अगस्त 2014 को किस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो नवीकरणीय ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया था। जितने भी ऑल स्टेट नोडल एजेंसी जो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत हैं वो इसके मेंबर बन सकती हैं। तो इसके माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पूरे भारत में पहल की जाती है और इसके द्वारा अपना योगदान दिया जाता है। तो ये आपका पूछा जा सकता कि एरियाज का गठन कब हुआ था, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सब याद रखिएगा 27 अगस्त 2014 को इसका गठन किया गया था। अब अगली जो न्यूज़ है उस पर सीधे पहुंचते हैं। अगली न्यूज़ आपकी जो काम की है वही इसमें देखते हैं। तो ये काम की आपकी यहाँ आइए इस वाले में है। तो अभी समझिएगा इसका मेंस में इस्तेमाल, इस फैक्ट को हमने अब नोट कर दिया है, आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, इसको मेंस में राइट डाउन कर लीजिएगा। अभी इसमें बताया गया कि भारत का जो टोटल सर्विस एक्सपोर्ट होता है, सेवा का निर्यात होता है भारत का पूरे विश्व के देशों को, वो 2001-2 में भारत क्यों सर्विस क्षेत्र में इतना तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा, तो 2001-2 में 17 बिलियन $, था। 2020-21 में यह इंक्रीज हो करके 205 बिलियन $, हो गया। सोचिए 17 से इंक्रीज हो करके
205 बिलियन हो गया और ये नेट 12 गुना की वृद्धि को दर्शाता है। 1-2 गुना नहीं, 12 गुना। इसलिए भारत को सर्विस सेक्टर पर प्रमुख रूप से बल देना चाहिए। निबंध आ जाए भारत का सर्विस सेक्टर क्यों इतना स्ट्रांग है, तो वहाँ पर इस पॉइंट को आप फैक्ट को ले जा सकते हैं कि जहाँ एक और भारत में 2001-2 में सर्विस सेक्टर का निर्यात मात्र मात्र 17 बिलियन यूएस डॉलर था, वहीं 2020-21 में यह इंक्रीज हो करके 205 बिलियन यूएस डॉलर हो गया, जो कितने गुना, 12 गुना की वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा जो अभी एक इस टाइप का क्वेश्चन आए कि उभरती हुई क्षेत्र क्या हैं जहां पर भारत को अपना प्रमुख ध्यान देना चाहिए, तो ये क्षेत्र आप कीवर्ड नोट कर लीजिए जो भारत बहुत अच्छा सर्विस क्षेत्र में डिजिटल मार्केट के रूप में कर सकता है। तो ये हॉस्पिटैलिटी ये है, दूसरा फिनटेक है, तीसरा एग्रीटेक है, चौथा एंटरटेनमेंट है, अकाउंटेंसी, लॉ, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर एंड टूरिज्म। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अगर इंडिया और यूएसए का रिलेशन भी दर्शाना हो कि इंडिया और यूएसए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका आपस में हाथ मिलाकर किन क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं, तो ये हॉस्पिटैलिटी, फिनटेक, एग्रीटेक, एंटरटेनमेंट, अकाउंटेंसी, लॉ, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर एंड टूरिज्म ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर दोनों देशों के बीच म्यूचुअल कोऑपरेशन को देखा जा सकता है और दोनों बहुत अच्छा इन दोनों क्षेत्रों में कर सकते हैं। तो ये आपका आईआर का कोई क्वेश्चन इंडिया यूएसए का रिलेशन आ जाए तो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सपोर्ट वाला आपको बता ही दिए कि एक्सपोर्ट वाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली जो न्यूज है ये नेशनल वुमेन राइट्स डे को लेकर के है और नेशनल वुमेन राइट्स डे जो हर साल 1 अगस्त 2021 को इस बार मनाया गया। हर साल इसे 1 अगस्त 2021 को मनाया जाता। क्यों? क्योंकि इसी दिन ट्रिपल तलाक जो 3 तलाक होता है उसके खिलाफ कानून को अधिनियमित किया गया था, कानून को पारित किया गया था। इसलिए हर साल 1 अगस्त को वुमेन राइट डे, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत की गई है। और इसमें प्रमुख रूप से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है, तो अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय जिम्मेदार है। तो ये अब बात आती है ट्रिपल तलाक कब कानून बना, तो ये वाली लाइन आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट एनेक्टेड द लॉ अगेंस्ट ट्रिपल तलाक 1 अगस्त 2019 व्हिच हैज मेड द सोशल मल प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक एज ए क्रिमिनल ऑफेंस। इसे क्रिमिनल ऑफेंस घोषित किया गया। कब? 2019 को संसद के द्वारा कानून पारित करके इसे अपराध घोषित किया गया। अब यहाँ अन्य इसमें आ जाते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का कुछ यहाँ पर काम की चीज़ें दी हुई हैं जो आप मेंस में इनका इस्तेमाल कर सकते हो। भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी ऐसी स्कीम हैं जो कृषि के क्षेत्र में डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही, उनमें इस स्कीम को आप लिख लीजिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी RKVY। तो इसकी फुल फॉर्म RKVY की क्या है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। आगे है रफ्तार, फुल फॉर्म एक स्कीम इसका जरूर आप याद रख लीजिए, RKVY। आगे रफ्तार, डबल ए है, रफ्तार। अब आइए इसकी बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और रफ्तार की फुल फॉर्म यहाँ देखिए, रफ्तार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। रेम्यूनरेटिव, R से हो गया रेम्यूनरेटिव, A से हो गया अप्रोचेज, F से हो गया फॉर एग्रीकल्चर, अप्रोचेज फॉर उसके बाद एग्रीकल्चर, अप्रोचेज फॉर एग्रीकल्चर और उसके बाद फिर आपका एंड एलिड सेक्टर। एग्रीकल्चर डबल एक ए से एग्रीकल्चर हो गया एंड अगले ए से आपका एलिड सेक्टर हो गया और आर से हो गया रेजुविनेशन। यानी RKVY रफ्तार स्कीम चल रही है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाओं पर बल दिया जाता। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार यानी रेम्यूनरेटिव, अप्रोचेज,
रेम्यूनरेटिव अप्रोचेज फॉर एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर रेजुविनेशन। ये एक स्कीम है, इसका इस्तेमाल आप लिखिए, मेंस में आ जा करिए। दूसरा, एक फंड भी एग्रीकल्चर और संरचना को विकसित करने के लिए स्थापित किया गया, जिसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा MIDH स्कीम चल रही है, जिसे मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर के नाम से जाना जाता। तो MIDH को आप मेंस में इस्तेमाल करिए। इसके अलावा ENAM को भूल ही नहीं सकते हो, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ENAM। और दूसरी आपकी अगली स्कीम है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इसी को AMI एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये किसका पार्ट है? तो ये पार्ट है आईसम का। आईसम या इसाम। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये इसाम की फुल फॉर्म क्या है, तो उसको आप देख लीजिएगा। इसकी फुल फॉर्म ये यहाँ देखिए, सब स्कीम ऑफ, और इसाम यहाँ से चालू है, ये इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल मार्केट, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल मार्केट। ये सब स्कीमें हैं जो एग्रीकल्चर के लिए यानी चलाई जा रही हैं। तो ये स्कीमें आपको पता होनी चाहिए। आप मेंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने RK, VY, रफ्तार, उसके बाद MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर, MIDH स्कीम बताई, ENAM बताई, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ENAM आपको बताई। उसके बाद फिर आपको रफ्तार के बाद और क्या बताई, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में बताया। फिर AMI एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आपको बताए कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर आपका नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये सब आपकी स्कीम आप मेंस में इस्तेमाल इसको करिए। निबंध आ जाए तो वहाँ इस्तेमाल इसको करिए। अगला यहाँ पर मार्केट यानी एग्रीकल्चर के संदर्भ में एक डेटा दिया गया कि थर्ड एडवांस एस्टीमेट किया गया 2020-21 में। तो टोटल फूड प्रोडक्शन जो 2020-21 में हुआ और 2019-20 से तुलना की गई, तो ये दो डेटा आप इस्तेमाल कर सकते हो। 2019-20 में कितना टोटल खाद्यान्न का उत्पादन रहा है, टोटल खाद्यान्न की यहाँ बात हो रही 297.50 मिलियन टन, 297.50। ये डेटा याद कर लीजिए आप। ऐसे जब एक फैक्ट को अपनी कॉपी में राइट डाउन करते जाएंगे और इनका मेंस में इस्तेमाल कर पाएंगे निबंध में, तभी अच्छे नंबर आपके आ पाएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। तो 2019-20 में 297.5 मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन रहा। लेकिन 2020-21 में जो अनुमान थर्ड एडवांस एस्टीमेट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके हिसाब से कितना प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा होगा 297.50 और अब कितना होगा 305.44 मिलियन। घटा लीजिए, ये अंतर आएगा 7.94 मिलियन प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो ये डाटा मत याद रखिए, ये दो याद रखिए, घटा के वहाँ इतना सेंस तो आप लगा के इसका यूज कर सकते हैं। तो 297.5 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन 2019-20 में रहा, जबकि 2020-21 में जो थर्ड एडवांस एस्टीमेट है उसके हिसाब से कितना होगा, तो 305.44 मिलियन होगा, 305.44 मिलियन होगा। ये जानकारी जो इसमें कृषि मंत्री हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ये जानकारी दी गई है। नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा ये जानकारी दी गई। अगला एक और भारत सरकार के द्वारा कौन सी स्कीम, सेंट्रल सेक्टर जिसमें पूरा पैसा केंद्र सरकार लगाएगी, स्कीम चला रही है फार्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। कितने? FPO इन्हीं को कहा जाता, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। 10,000 विकसित किए जाएंगे, जिनको हर एक प्रकार की सुविधा से लैस किया जाएगा ताकि प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस किया जा सके, वो भी एफिशिएंट, दक्ष, कास्ट इफेक्टिव, लागत प्रभावी, सस्टेनेबल रिसोर्सेज और सतत संसाधनों का प्रयोग करते हुए। इससे किसानों की आय केवल इंक्रीज ना हो बल्कि वो लगातार हमेशा आगे भी आय ज़्यादा बनी रहे। इससे क्या होगा, जब ये सब होगा तो जो लागत आती है
उसमें लागत में भी कमी आएगी और इससे किसानों की आय भी दूनी करने का जो 2022 तक किसानों की आय को दूना करने का लक्ष्य रखा गया उसको भी ईजिली पूरा किया जा सकेगा। तो FPO 10,000 FPO का गठन की बात की गई है। इसको अपनी कॉपी में आप राइट डाउन कर लीजिएगा, तो इससे आपका काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो इसमें FPO के अंतर्गत क्या क्या मदद दी जाती है ये पॉइंट देख लीजिए। सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्शन पे बल दिया जाता है, यानी क्वालिटी प्रोडक्शन इनपुट्स की आपूर्ति हो, जो FPO का गठन किया जाता है उसमें बल दिया जाता है। सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्शन इनपुट्स, और इनमें क्या क्या आते हैं क्वालिटी प्रोडक्शन इनपुट्स में? बीज, फर्टिलाइजर, उर्वरक, पेस्टिसाइड, कीटनाशक या इसी प्रकार के अन्य जो हैं उनको रीजनेबल मूल्य पर होलसेल रेट पर जो किसानों को भी उपलब्ध करवा दिए जाए, तो इससे किसानों को काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो पहला ये FPO के अंतर्गत। दूसरा, मेक अवेलेबल नीड बेस्ड प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन मशीनरी एंड इक्विपमेंट। भाई जिसको जिस मशीन की ज़रूरत है उत्पादन के पहले और उत्पादन के बाद, जैसे फसल गेहूं कट के तैयार हो गया लेकिन अब उसको गेहूं और फसल जो है भूसा निकालने की मशीन ही अवेलेबल नहीं है, तो ये दिक्कत है। उसके पहले गेहूं को बोना है तो उसके पहले भी मशीनरी चाहिए। तो जो भी मशीनरी व इक्विपमेंट हैं तो फसल के उत्पादन के पहले उत्पादन के बाद ज़रूरत के हिसाब से अवेलेबल इसमें कराई जाएगी। अब इसमें क्या क्या, जैसे कल्टीवेटर है, टिलर है, और उसके बाद स्प्रिंकलर है और कंबाइन हार्वेस्टर है। तो इस प्रकार के जो मशीनरी व इक्विपमेंट हैं इनको उपलब्ध करवाया जाएगा, वो भी किराए पर, कम कीमत पर किराए पर उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे जो प्रोडक्शन की प्रति यूनिट लागत आती है वो भी कम किया जा सकेगा। तो कल्टीवेटर, टिलर, स्प्रिंकलर सेट, कंबाइन हार्वेस्टर, ये सब आसानी से इसके अंतर्गत उपलब्ध करवाया जाएगा। और क्या इसमें किया जाएगा, तो इसमें आपको दिख रहा होगा, दूसरा पॉइंट समझ में आएगा। तीसरा, मेक अवेलेबल वैल्यू एडिशन, मूल्यवर्धन हो सके, जैसे क्लीनिंग, उस साफ सफाई करना। मान लो गंदा कोई अनाज है तो उसको चमकदार बना दिया गया तो बाज़ार में उसकी कीमत अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। कुल मिला के क्वालिटी पर ध्यान देना। तो क्लीनिंग, एसेंग, जांच परख, उसके बाद सार्टिंग, कोई उसमें कंकर पत्थर इनको अलग करना, ये सब ग्रेडिंग करना, पैकेजिंग करना, इन सब लेवल पर भी यानी प्रोसेसिंग फैसिलिटी भी अच्छी लेवल की उपलब्ध करवाई जाएगी, वो भी सस्ती कीमत पर तर्कसंगत उचित चार्ज लेकर के भारत सरकार इसको उपलब्ध करवाएगी। अगला क्या इसमें किया जाएगा, अंडरटेक हायर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, यानी किसान भाइयों की आय ज़्यादा जनरेट हो, इस पे बल दिया जाएगा। और इसके लिए सीड प्रोडक्शन, बी कीपिंग, मशरूम कल्टीवेशन, जिसकी बाज़ार में डिमांड है और उसकी कीमत अच्छी खासी किसान भाइयों को मिल सकती है, उस पर भी सीड प्रोडक्शन, बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, सीड प्रोडक्शन, मशरूम कल्टीवेशन, इस पर बल दिया जाएगा FPO के अंतर्गत। अगला, अंडरटेक एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल लॉट्स ऑफ फार्मर मेंबर्स प्रोड्यूस एंड वैल्यू टू मेक देम मोर मार्केटेबल। वही जो जिस चीज़ की बाज़ार में ज़्यादा मांग होगी उसको छोटे छोटे किसान भाइयों का समूह बना के उनके उत्पादन को और उसके मूल्य को किस प्रकार ज़्यादा किया जाए, इस पर प्रमुख रूप से समय समय पर सलाह मशविरा भी दिया जाएगा। और सबसे लास्ट में जो भी आपके डिसीजन लिए जाएंगे वो जुडिशियस होंगे, तर्कसंगत होंगे और किसानों को उसमें शामिल करते हुए भारत सरकार के अंतर्गत यानी लिए जाएंगे FPO के हितों के मामले में या संदर्भ में। तो ये आपका FPO था, इसका आप मेंस में इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। FPO से कैसे किसानों की आय दुगना होगी, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो 6-7 पॉइंट आपको जो ये बताए हैं FPO के अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा उसको आप मेंस में धर के क्या कर देना, छाप देना, और आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा स्वर्णिम विजय दिवस ये मनाया गया। अब आपका प्रश्न है स्वर्णिम विजय दिवस कब, तो ये 16 दिसंबर 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दे पटकनी दी थी। कैसे, तो 16 दिसंबर 1971 को जो आज का बांग्लादेश है उसको आज़ाद कराने में भारत ने पूरा अपनी सेना भेजी थी और 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया था भारतीय सेना। इसीलिए हर साल
16 दिसंबर को भारत सरकार के द्वारा स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में या स्वर्णिम विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये पूछ सकता है कि विजय दिवस कब किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, वो हमने आपको समझा दिया है। बाकी ये पेज आपको डिस्कस किए जा चुके, एक विग्रह भी डिस्कस कर चुके हैं। विग्रह के बाद आपका अन्य न्यूज पे आते हैं जो आपके काम का है। जनधन योजना भी आपको बता दी कि 7 साल इसके पूरा हो गए। ऑपरेशन देवी शक्ति भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आज का डिस्कशन रहा। आज का डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं। अगले डिस्कशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन उसके पहले यहाँ एक छोटी सी न्यूज़ छूट गई, इसको भी जान लीजिए। जो आयुष मंत्रालय है, इसका गठन 2014 में किया गया और इसमें उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष है, इसको पृथक रूप से गठित किया है। और ये कब गठित किया, यही इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की तर्ज पर डिपार्टमेंट ऑफ आयुष यानी आयुष विभाग का गठन 2017 3 साल बाद किया है। अब ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।